मस्जिद अल हरम के अंदर नहीं ले जा सकते हैं 5 सामान। कौन कौन से हैं, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। तीर्थयात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने और एक आरामदायक उम्रा की सुविधा के लिए तीर्थयात्री को मक्का की मस्जिद अल हरम में 5 चीजें ले जाने की अनुमति नहीं है। ऐसी सभी वस्तुओं को ग्रैंड मस्जिद में ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा जो तीर्थयात्रियों के आराम में बाधा डालती हो। देखिए, तीर्थयात्री के आराम को खतरे में डालने वाली सभी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाकर अधिकारियों का उद्देश्य सभी के लिए एक सहज तीर्थ यात्रा की सुविधा प्रदान करना है। अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित 5 वस्तुओं की लिस्ट की बात करें तो चलिए बताते हैं बारी बारी इसके बारे में। तो सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ आप नहीं लेकर जा सकते हैं। हालांकि कॉफी, खजूर और पानी की अनुमति है। किसी भी प्रकार की नुकीली वस्तु आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। कोई भी तरल पदार्थ जो आग पकड़ सकता है यानी पेट्रोल आदि, आप उसे नहीं ले जा सकते हैं। बड़े कैरी बैग, सूटकेस और सामान। ग्रैंड मस्जिद में बड़े ट्रैवल बैग पर प्रतिबंध लगाने का कारण ये है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा जोखिम पैदा करते हैं। मताफ के अंदर स्ट्रोलर्स की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। इससे तीर्थयात्रियों को एक सहज और आरामदायक उम्रा यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। ये प्रतिबंध उस समय लाभदायक होते हैं जब ग्रैंड मस्जिद में श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा होती है। तीर्थयात्रियों के लिए बाधाओं और रुकावटों को कम करके अधिकारी आध्यात्मिक माहौल में सुधार करना चाहते हैं। हज यात्रा 2025 के लिए सऊदी अरब और भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए हैं जिन्हें जानना हज यात्रियों के लिए आवश्यक है। मक्का में प्रवेश के लिए परमिट अनिवार्य है। बता दें कि सऊदी अरब में सरकार ने मक्का में एंट्री के लिए परमिट लेना अनिवार्य कर दिया है। बिना परमिट के मक्का जाने वालों को वापस भेजा जाएगा। नुसुक कार्ड प्रणाली। हज और उम्रा मंत्रालय ने नुसुक कार्ड टैग लॉन्च किया है जिससे सभी हज यात्रियों की जानकारी दर्ज होगी। इस कार्ड का यात्रा के दौरान अपने साथ रखना आवश्यक होगा जिससे अधिकारी को पहचान में आसानी होगी। आवेदन शुल्क में छूट हुई है। भारत सरकार की नई हज नीति के अनुसार अब हज आवेदन निःशुल्क होगा जिससे यात्रियों को आर्थिक राहत मिलेगी, खर्च में कमी आएगी। हज यात्रियों के लिए कुल खर्च में 50,000 तक की कमी की गई है जिससे सामान्य हज यात्री का औसतन खर्च घटकर लगभग 3,40,000 हो जाएगा। क्या सऊदी में इस्तेमाल कर सकते हैं वीपीएन, चलिए बताते हैं। सऊदी अरब के अंदर वीपीएन का इस्तेमाल करने की वजह से आपके ऊपर 5 लाख रियाल से लेकर के 10 लाख रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और इसके अलावा 1 साल की जेल भी हो सकती है। जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर काफ़ी ऐसे प्रवासी वर्कर लोग हैं जो वीपीएन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं। अगर आप किसी ऐसी एप्लीकेशन को डाउनलोड या इंस्टॉल करते हैं या किसी ऐसी वेबसाइट को खोलते हैं जिस पर सऊदी अरब के अंदर बैन लगाया गया है और आप इसको वीपीएन लगाकर खोलते हैं तो 5 लाख रियाल से लेकर के 10 लाख रियाल तक का जुर्माना आप पर लगेगा। इसके अलावा अगर आप सऊदी अरब के अंदर वीपीएन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके एक्टिव करते हैं तो आपके मोबाइल में मौजूद अफसर और तवक्लना जैसी ऐप नहीं चलेंगी। सऊदी अरब में जो बैंक की ऐप्स है वो भी नहीं खुलेंगी और सऊदी गवर्नमेंट की कई वेबसाइट भी वीपीएन ऑन करने से काम नहीं करता है। अगर आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप में वीपीएन ऑन कर रखा है तो इसका मतलब है कि सऊदी अरब में वीपीएन चलाने पर पाबंदी है, तो उसको बंद कर दीजिए क्योंकि सऊदी अरब में वीपीएन चलाने पर पाबंदी है। कई वेबसाइट और ऐप्स पर पाबंदी लगी हुई है जिनको वीपीएन के जरिए खोलने पर भारी जुर्माना और सजा भी हो सकती है। कई लोग कहते हैं कि वीपीएन चलाने से उनका आईपी एड्रेस छुप जाता है और पता नहीं चलेगा कि उसे कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में सऊदी हुकूमत के लिए आपको ट्रस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है और आपको गिरफ्तार भी किया जा
सकता है। सऊदी अरब में जितने भी प्रवासी रहते हैं उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। जिन चीज़ों पर पाबंदी लगी हुई है वो चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। अगर आप पकड़े जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि केवल VPN की चेकिंग के लिए ही रोका जाए। कहीं पर किसी और चीज़ की चेकिंग हो रही है या कभी आपके रूम की चेकिंग होने लगी या आपका मोबाइल चेक किया गया किसी भी रीज़न से, तो आपके मोबाइल के अंदर अगर VPN इंस्टॉल मिलता है तो आपके लिए ये बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सऊदी अरब के अंदर VPN का उपयोग प्रतिबंधित है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जिन वेबसाइट और ऐप्स पर पाबंदी है उन्हें खोलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अगर पकड़े जाते हैं तो 5 लाख से लेकर के 10 लाख रियाल तक का जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा और 1 साल की जेल भी होगी। आप खुद समझदार है, समझ सकते हैं कि अगर इतने पैसे का जुर्माना आप पर लगेगा तो आप इसे चुकाएंगे कैसे। इसीलिए VPN का इस्तेमाल ना करें। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर। कैसे लिख सकते हैं मोहम्मद बिन सलमान को लेटर? अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या फिर कहीं भी रहते हैं और आप सऊदी के क्राउन प्रिंस को लेटर लिखना चाहते हैं तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे लिख सकते हैं। देखिए, कई लोग जानना चाहते हैं कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से संपर्क कैसे की जाए, क्या उनका कोई फ़ोन नंबर या ईमेल पब्लिक में उपलब्ध है। देखिए, बहुत सारे लोग उन्हें आइडल मानते हैं और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, सऊदी अरब में बदलाव ला रहे हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। ऐसे में कई सारे लोग हैं जो उन तक अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं, कुछ मदद मांगना चाहते हैं, कुछ उनकी तारीफ़ करना चाहते हैं। तो चलिए बताते हैं आप उनसे संपर्क कैसे कर सकते हैं। देखिए, असल में मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो बहुत ही प्राइवेट आदमी हैं और उनका कोई भी प्राइवेट ईमेल या फ़ोन नंबर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। जाहिर सी बात है, ये चीज़ें उपलब्ध होंगी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ईमेल और कॉल्स करने लग जाएंगे या फिर मैसेजेस करने लग जाएंगे, जो कि उनके लिए हैंडल कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए पब्लिक आई में उनका कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं है। लेकिन आप इन तरीक़ों से उनसे संपर्क करने की कोशिश कर सकते हैं। कौन से तरीके हैं तो चलिए हम बताएं। आप @King Salman अकाउंट को टैग करके आप जो भी कहना चाहते हैं वो लिख सकते हैं और ट्वीट कर सकते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वे रोज़ाना 20 मिनट सोशल मीडिया पर बिताते हैं, तो हो सकता है कि वो आपकी बात जो है वो सुन सके और उन तक आपकी बात पहुंच जाए। और जाहिर सी बात है, अरबी में लिखें ताकि उन्हें समझ भी आए। सऊदी रॉयल कोर्ट की वेबसाइट है। बता दें कि सऊदी शाही दरबार रॉयल कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत या अनुरोध भी आप भेज सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो देखिए, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, कोई समस्या जुड़ा है जिसे आप प्रिंस को लेटर लिख रहे हैं ताकि आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, तो उसके बजाय आप संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे नियोक्ता से जुड़ा अगर आपको कोई समस्या है तो सऊदी लेबर कोर्ट में ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। कोई व्यापारिक धोखा अगर आपको मिला है तो इसके लिए वाणिज्यिक मंत्रालय से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। मेडिकल बिल भरने में दिक्कत आ रही है तो KS रिलीफ में मदद मांग सकते हैं। हिंसा या कोई अन्य अपराध से जुड़ा कोई मामला है तो पुलिस में आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भ्रष्टाचार से रिलेटेड अगर कोई समस्या आपको तो info@nazar.gov.sa पर ईमेल भेज सकते हैं। अगर आपकी समस्या किसी भी सरकारी विभाग से हल हो सकती है तो वहीं संपर्क करना बेहतर होगा। लेकिन अगर आप फिर भी मोहम्मद बिन सलमान को लिखना चाहते हैं लेटर तो ट्विटर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि या फिर सऊदी कोर्ट रॉयल कोर्ट की वेबसाइट सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए है। इसके अलावा अगर आप सोचेंगे कि उनका पर्सनल ID या फिर घर का एड्रेस, ये सभी चीज़ें पब्लिक आई में नहीं है और आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है।